हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि पौधों में होने वाला एरोबिक रिस्पिरेशन जो कि उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि किस तरह पौधे अपने ऊर्जा उत्पादित कर उसे अपने सभी समस्त आपके भागों में किस तरह विस्तारित करते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम उनके इस तरीके से बनाए गए ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही हम उनका संतुलन को भी बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है? प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमने रिस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट किया है, जिसका पार्ट 1 हमने सक्सेसफुली आपका बेसिक कंसेप्ट बताते हुए कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या है सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में देखेंगे, या हम ये देखेंगे कि किस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या कंडीशन वहां पर लगती है, या कौन से आपके एंजाइम्स यूज होते हैं, या फिर आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। क्योंकि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है रिस्पिरेशन क्या है, आपका एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और आपका क्या होती है आपका रिलीज एनर्जी, और साथ ही आपका क्या हो रहा है वहां पर आपका ये एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, साथ में आपका एटीपी भी फॉर्म हो रहा है। क्या एटीपी फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस। और ये किसके थ्रू कह रहे हैं, हम मेटाबॉलिज्म के थ्रू। हमारी दो तरह की रिएक्शंस आती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। उसी के थ्रू हमने रिस्पिरेशन को क्या बोला है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस बोला है, या कैटाबॉलिज्म आपका आपका कैटाबॉलिज्म आपका रिएक्शन। तो ये हुआ आपका। तो अब हम देखेंगे कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आपका एरोबिक रिस्पिरेशन में, किसमें, एरोबिक रिस्पिरेशन में हम देखने वाले हैं कि एरोबिक जो रिस्पिरेशन है वो प्रोकैरियोट में क्या है आपका, प्रोकैरियोट में ऑलवेज 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, हमेशा आपको याद रखना है। वही आपका जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें क्योंकि आपके सटल सिस्टम मिलता है, सटल सिस्टम भी हम आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। अभी केवल आपको क्या करना है, मेन फीचर्स हम बता रहे हैं, तो आपको केवल ये याद रखना है कि आपके प्रोकैरियोट में किसी भी तरह का सटल सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि आपके यूकैरियोट्स में है उसमें सटल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सटल सिस्टम भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा होता है आपका मैलेट एस्पार्टेट। तो ये हम देखेंगे ये किस में होता है, यूकैरियोट में, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, इसलिए ये प्लांट, पहले हम प्लांट में देखेंगे कि आपका जो एरोबिक रिस्पिरेशन में प्लांट में क्या होता है, ओनली मैलेट एस्पार्टेट क्या होता है, सटल सिस्टम मिलता है। प्लांट में केवल एक ही तरह का सिस्टम मिलता है, कौन सा, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, जिससे की वजह से यहाँ पर क्या है आपका 38 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपकी प्रोकैरियोट के बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं प्रोकैरियोट और प्लांट ऑलवेज मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या रहेगा, नंबर 38 ही रहेगा, वहां पर कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा, सेम 38 रहेगा। वही आपके एनिमल्स के केस में हम क्या देखेंगे कि एनिमल्स जो है वो 2 टाइप ऑफ सटल सिस्टम का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या फिर वहां पर 2 तरीके के आपके सटल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है आपका कौन सा होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसमें कि आपका 36 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वही दूसरा जो होता है जिसमें आपका 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो क्या है आपका मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। सटल सिस्टम के बारे में भी अभी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एरोबिक और एनारोबिक में हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि कितने एटीपी बन रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट नहीं कर रही हैं, क्रैब साइकिल स्टार्ट नहीं करेंगे, मगर पहले आपको बेसिक आपके कंसेप्ट तो क्लियर कर दे कि कहाँ पर आपको 36 क्यों बनता है, 38 क्यों बनता है। बस आपने रट लिया रिएक्शन की 38 है, 30, ऐसा नहीं है, आपको वहां पर चीजें समझनी होंगी कि कहाँ पर क्यों 38 बना है, क्यों 36 बना है, क्यों, क्योंकि वहां पर आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड सटल सिस्टम काम कर रहा है। 38 बना है जहां पर आपका क्या है कि आपका मैलेट एस्पार्टेट आपका सटल सिस्टम काम कर रहा है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप शुरू से अगर समझते रहेंगे तो आपको बड़ी चीजें भी क्या होंगी, इजी वे में
समझ आने लगेंगे, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, तभी आपकी नॉलेज गेन होगी, और नॉलेज गेन होने के बाद आपको जितने नंबर चाहिए वो आपके उस सब्जेक्ट के एग्जाम में आएंगे, उस सब्जेक्ट के पेपर में आएंगे। आपको बायोलॉजी में इतना नंबर चाहिए, आपको फिजिक्स में इतना नंबर चाहिए, आपको केमिस्ट्री में इतना नंबर चाहिए। चीजों को समझना चालू करिए, रटना नहीं है, रटना है मगर एक हद तक रटेंगे, मगर जहां पर कंसेप्ट क्लियर करना है वहां पे हमें कंसेप्ट भी क्लियर करना है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो हम देखेंगे, क्या देखेंगे आपका कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किसमें आपका कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में। ग्लाइकोलिसिस आपका पाथवे है, या फिर हम ये कह सकते हैं EMV पाथवे। उसमें क्या हो रहा है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका ATP रिलीज करता है 2NADH2, और आपका कन्वर्ट किसमें हो जाता है, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड क्या है आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम है, जबकि ग्लूकोज आपका 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम ऑफ मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लाइकोलिसिस हो गई, कहाँ हो गई, साइटोसॉल में हो गई। अब इसके बाद साइटोसॉल में अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है, ये कहाँ होगी जाके, ये साइटोसॉल है, साइटोसॉल में आपका ग्लाइकोलिसिस हो गई। अब इसके बाद क्या है कि ये आपका पाथवे कहाँ होगा, ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो आपका पायरुविक एसिड किसमें टूट जाएगा, आपका एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में। और यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और आपका 2NADH का फॉर्मेशन होगा। फिर ये जो एसिटिल कार्बन है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल भी आपके कहाँ होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, को ऐसे लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पर भी क्या होता है आपका एसिटिल कोएंजाइम क्या है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, 2FADH2 में, और आपका 2 ATP मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और 6 NADPH2 यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अब ये आपका जो है ग्लाइकोलिसिस और ये आपका जो गेटवे पाथवे और आपका क्रेब साइकिल, ये क्या है, एरोबिक रिएक्शन है। अब क्या हुआ कि आपका ग्लाइकोलिसिस होने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस को भी कौन कंटिन्यू करता है, तो वो अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि एनारोबिक रिएक्शन हो जाएगा। एनारोबिक रिएक्शन आपका 2 टाइप होता है, एक तो लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, 2 आपका ATP रिलीज करता है और 2 NADH2, और आपका क्या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। फिर ये क्या करता है, यहाँ पर लैक्टिक डिहाइड्रेशन, ये एंजाइम्स की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें, आपका लैक्टिक डिहाइड्रेट, वहां पर हाइड्रोजन डिहाइड्रेट होता है और एंजाइम इसकी प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड क्या है आपका 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वही आपका क्या पायरुविक एसिड भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम है, जबकि ग्लूकोज आपका 6 है। तो यहाँ पर नेट गेन कितना होता है, 2 ATP बनता है। यहीं पे बन गया है स्टार्टिंग में, यहाँ तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आएगा दूसरा आपका एक्टिविटी क्या होती है, अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन होता है। ये आपका एनारोबिक में ही चल रहा है, जिस तरह आपका एरोबिक में क्या है आपका गेटवे पाथवे और क्रेब साइकिल, वैसे आपका फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि आपका लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन और अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन। अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है 2 ATP और 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या बनाएगा 2 एसिटाल्डिहाइड बनाएगा यहाँ पर, जो कि आपका एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेट हो जाएगा एंजाइम की हेल्प से, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, C2H5OH एथेनॉल बन गया। बट यहाँ पर भी आपका क्या है, ATP का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, नंबर ऑफ 2 ATP बन रहा है। समझ आया यहाँ पर कि ग्लाइकोलिसिस में किस तरह आपका ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपके क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ये क्या होता है, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एसिटिल कोएंजाइम आगे किस में एंटर कर जाती है, क्रेब साइकिल में, जो कि वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है। वहां एंट्री करके जो एसिटिल कोएंजाइम है इसका पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या बन जाता है 2FADH2 बन जाता है। अब इसके बाद ये एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। दूसरी साइड में देखते हैं कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिला है, कहाँ आपका आगे ग्लाइकोलिसिस के आगे की प्रोसेस है, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की एक्टिविटी होगी एनारोबिक की। वो 2 तरीके से होती है, आपका लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन और
आपका अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन। अल्कोहलिक में क्या होगा, अल्कोहल आपका एथेनॉल बनेगा, वहां पर आपका क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी रिलीज होगा, 2 NADPH2 भी होगा, और साथ में क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। एस्टल्डिहाइड जो है, एस्टल्डिहाइड एंजाइम डिहाइड्रेज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके C2H5OH एथेनॉल में। वही आपका लैक्टिक एसिड में क्या होगा, 1 ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और वहां पर प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रेशन, इसके एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा आपके लैक्टिक एसिड में। समझ लगा आपको कि ये किस तरह आपका एरोबिक और एनारोबिक, मैंने पूरा आपको यहाँ फ्लो चार्ट से बता दिया है, कहीं कोई आपको कोई टिपिकल चीज मैंने नहीं यहाँ प्रोवाइड की है, सिंपल आपका एरो से आपको पता करते, और यहाँ भी ये भी सिंपल बता दिए कि कहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, कहाँ एब्सेंस है। एब्सेंस है तो वहां पर क्या होगा, आपका एनारोबिक रिएक्शन होगी या एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। समझ लगा? चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अब देखेंगे हम प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में देखो, ये प्रोकैरियोट सेल्स है, इसमें क्या है आपका 38 ATP फॉर्मेट होता है। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ब्रेक डाउन हुआ 2 ATP और 2 NADPH, क्या बनाया आपका, पायरुविक एसिड बनाया, और आपका क्या है, NADH क्या कन्वर्ट हुआ यहाँ पर 6 NADH2 में, और फिर आपका यहाँ पर क्या बना, आपका एसिटिल कोएंजाइम बना। एसिटिल कोएंजाइम ब्रेक डाउन होता है आपका 2FADH2 और आपका 2 ATP, पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। अब ये क्या है आपके साइटोसॉल। साइटोसॉल में कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस होती है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, लिंक रिएक्शन होती है, और कॉम्प्लेक्स 3 में आपका क्रेब्स साइकिल होती है, और 4 और 5 है, इसमें क्या आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये आपका यहाँ होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स 1 में ग्लाइकोलिसिस होती है, कॉम्प्लेक्स 2 में ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है, साइटोसॉल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये क्या है, यह हो रहा है साइटोसॉल में। प्रोकैरियोट में सारे एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, साइटोसॉल में, साइटोसॉल में हो रहा है, और जो आपका लास्ट है वही आपका क्या होगा, आपका कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेज सिस्टम, वो जो कि आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब यहाँ देखो, नो नीड ऑफ सटल सिस्टम, किसी भी तरीके की कोई सटल सिस्टम की यहाँ जरूरत नहीं है। आपका एक NADH किसके इक्वल है, आपकी 3 ATP के, और एक FADH इक्वल है 2 ATP के। समझ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि एक NADH कितने इक्वल ATP मॉलिक्यूल के हैं। तो यहाँ पर टोटल हमें क्या मिल रहा है, देखो 2 ATP यहाँ है, 2 ATP यानी कि 4 ATP, और आपका NADH कितने मिल रहे हैं, 2 यहाँ मिल रहे हैं, 2 यहाँ मिल रहे हैं, 4 हो गए, और यहाँ 6 मिल रहा है यानी कि 10 NADH2। फिर आपका यहाँ पर देखो FADH कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखा। अब हम इसको काउंट करेंगे, 4 ATP तो 4 ATP ही रहेगा। अब ये क्या है, हमने देखा था कि आपका 1 क्या है, 3 के है, तो आपका 10 ATPH है, तो आपका 10 का कितना हो जाएगा, ATM मॉलिक्यूल 30 हो जाएगा, और FADH कहाँ है, 2, तो आपका यहाँ 2 मॉलिक्यूल FADH2 बना है, तो यानी कि 4 ATP। तो हम इसे प्लस करेंगे, 4 30 प्लस 34 प्लस 4 तो 38, यहाँ पर कितना बन रहा है, 38 बन रहा है। समझ लगा आपको प्रोकैरियोट में 38 कैसे बना, कि आपको याद रखना है ये भी कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP, तो यहाँ टोटल 10 बन रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 30 ATP हो जाएगा, और आपके ATP मॉलिक्यूल आपका 4 बन रहा है, और आपका NADH यहाँ पर 2 बन रहे हैं। एक NADH हमारा इज इक्वल टू कितने हैं, आपका 2 ATP मॉलिक्यूल के, तो 2 NADH2 मॉलिक्यूल बने, इसका मतलब यहाँ पर 4 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। समझ लगा? अब हम देखेंगे इसके आगे यूकैरियोट सेल में। तो अब हम देखेंगे ये क्या है आपका यूकैरियोट, क्या है, यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल्स, अब यूकैरियोट सेल्स में क्या होता है कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है आपका 2 ATP 2 NAP और आपका आपका पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन। ये कहाँ हो रहा है, ये आपका हो रहा है साइटोसॉल में। कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस की एक्टिविटी कहाँ हो रही है, आपकी साइटोसॉल में हो रही है। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियल
मैट्रिक्स यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लिंक रिएक्शन और क्रेब रिएक्शन यहाँ पर होगी। लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये आपका पायरुवेट एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटिक कोएंजाइम में आपका A2ANADPH2 बना रहा है। फिर इसके बाद ये जो आपका एसिटिल कोएंजाइम है ये एंटर कर जाएगा क्रैब साइकिल में। अब क्रैब साइकिल भी आपकी कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में हो रही है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा आपका 6NADH2 में और आपका 2FADH2 में। यहाँ पर आपका जो ATP है वो कितना बनेगा आपका 2ATP प्लस 2ATP। तो समझ में आया। अब इसके बाद जो ETC आपका है, तो अब देखो ये यहाँ पर हो गया कि हमारे किस तरह आपके आ रहे, ये आपका जो है साइटोसॉल में है, तो ये आपका जो NADH है वो क्या है, साइटोसॉलिक NADH। अब देखो ये रिएक्शन हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ NADH कन्वर्ट हो गया। अब देखो ग्लूकोज में आपका NADH, यहाँ पर देखो कितने आपके 2 ADH यहाँ पर है, मगर ये जो 2 NADH है वो कहाँ फंसा है, साइटोसॉल में। जब तक इसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा ये कन्वर्ट नहीं होगा FADH में। अब ये कहाँ, यहाँ फंसा हुआ है। अब यहाँ से कैसे निकलेगा या यहाँ से कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये हमारा होगा आपके एनारोबिक रिस्पीरेशन। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर NADH कैसे आएगा, सोचो जरा, क्योंकि यहाँ पर तो NADH कन्वर्ट है, यहाँ पर मिल गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या है आपका लिंक रिएक्शन और ये हो रहा है आपका NADH क्या कन्वर्ट हो रहा है FADH। अब ये जो NADH2 है इसको NADH में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे डिहाइड्रेट करेंगे, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, या ये जो फंसा है साइटोसॉल में ये किस तरह अपना आगे की साइकिल को या आपके ग्लाइकोलिसिस की जो पाथवे वो कंटिन्यू कैसे होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका कहाँ जाएगा, आपका ये आपका टूटेगा जो सटर सिस्टम है आपका, हमने देखा था कि एनारोबिक में फ्रेगमेंटेशन, आगे ये इन्वॉल्व हो जाएगा आपके फ्रेगमेंटेशन में। जितना इंपॉर्टेंट आपका एरोबिक रिस्पिरेशन का है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन का भी है। हम ये कह सकते हैं कि एनारोबिक रिएक्शन की वजह से ही ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, कंटिन्यूशन में होती है। ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यूशन कौन देता है, आपका एनारोबिक में जो हमारे फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होते हैं। 2 तरीके के फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस देखे थे हमने वहां पर, एक लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन देखा था और एक देखा था आपका अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन। तो जो आपका लैक्टिक एसिड वाला होता है वो NADH में कन्वर्ट करके डिहाइड करके वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनाता है। समझ आया कि आपको कौन सी चीजें कहाँ पर किस तरह किस वे में चलनी है। ऐसे ग्लाइकोलिसिस और ऐसे क्रेब साइकिल नहीं हो जाना है। क्या आपको कंसेप्ट याद रखने हैं कि कहाँ पर आपके, अब यहाँ पर देखो NADH आपका ATP कितना बन रहा है, ये देखो आपका हमने देखा था N1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। समझ आया। तो यहाँ पर कितने बने, 8 बने हैं, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 3 है ना इक्वल, तो 24 ATP यहाँ हो गया। अब हमने देखा था कि 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, तो यहाँ पर 2 FADH2 बना है, तो यहाँ 4 ATP हो गया। तो ये 24 और 4, ये 24 और ये 4, और यहाँ पर आपका क्या रिलीज हुआ है 2 ATP और 2 ATP, यहाँ का 2 ATP और इधर का 2 ATP, ये 4 हो गया। तो इजिकल टू कितने बने यहाँ पर 32। समझ गए कि यहाँ पर आपके 32 ATP का फॉर्मेशन हुआ है और आपका प्रोकैरियोट में कितना था 38। समझ लगा होगा कि आपको किस तरह ऐसे ही चीजें आपको समझनी है। अब इसका आगे प्रोसेस बताएंगे कि ये कैसे NADH जो साइटोसॉल में फंसा है ये कैसे डिहाइड्रेट होगा जाके, इसका स्टेप आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया है, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। किससे क्लियर हो रही है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।